नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का जीएलसीसी न्यूज में। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिटकॉइन और अलग अलग उसके पहलुओं पर। पिछले तीनों एपिसोड्स में जो हमने आकलन किया है, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, उस पूरे प्रक्रिया पर हम एक बार, क्योंकि नए दर्शक भी हमसे हमेशा जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए हम सर से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा क्विक रिकैप कर दें। साथ ही साथ सबसे पहले तो सर आपका हम स्वागत करते हैं आज के एपिसोड में। उत्तम जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी 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 क्योंकि सर का परिचय हमने तीनों एपिसोड्स में दे चुके हैं, और क्योंकि ये चौथा एपिसोड है, तो इस एपिसोड में मुझे नहीं लगता कि सर को परिचय के सर मोहताज अब रहे हैं। और आज हम कई ऐसे वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे सर, जो हमारे दर्शकों को जानना बहुत ही जरूरी है। हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए जो मेरा आज का सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो हमने पिछले सप्ताह जो हमारे कार्यक्रम में हमने बात किया, दर्शकों को जो हमने बताने का प्रयास किया, हमने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के बेसिक कंसेप्ट पे बात की थी कि बिटकॉइन सेफ है कि नहीं, क्रिप्टो करेंसीज में जो लोग अगर आना चाहते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन सारे पहलुओं पर हम बात किए थे। जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, अभी के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनसे हमारा अनुरोध होगा कि हमारे पिछले एपिसोड्स को आप एक बार जरूर देख लें। इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि उस एपिसोड्स को देखने के बाद ही इस चौथे एपिसोड को आप समझ सकते हैं, इसे जान सकते हैं और इसे बारीकियों को समझ सकते हैं। तो सर आज जो है हम बात करेंगे कि बिटकॉइन और अपने देश, हम इंडिया की बात कर लें, भारत की बात कर लें, तो यहाँ गोल्ड को लेकर, क्योंकि जो सोना है उसको लेकर लोगों में, हम गांव की बात कर लें या शहरों की भी बात कर लें, एक अलग ही अंदाज में लोग सोच रखते हैं। लोग जो एक पुरातन सोच है कि नहीं, गोल्ड प्रीसियस आइटम है और ये पैसों से भी बढ़कर है, तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। शादी विवाह को देख ले या मंदिर में चढ़ावे की बात कर ले, हर जगह गोल्ड को ही प्रीसियस माना जाता है। तो लोग गोल्ड के प्रति लोगों का जो कंसेप्ट है आज तक वही है जो कई वर्ष पहले थे। तो आज मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करें या बिटकॉइन में करें। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्या ज़्यादा बेटर है गोल्ड के अकॉर्डिंग, ज़्यादा वो वैल्यूएबल है, या फिर जो हम गोल्ड में कर रहे थे वही ठीक था? तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करें या बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो पुरुषोत्तम जी, आज आपने एक बहुत अच्छी बात कही। हम जो भारतीय हैं, हम लोग माता को लेके, अपनी मदर को लेके, गोल्ड को लेके और पैतृक संपत्ति को लेके, इन तीन चीज़ों को लेके हम इतने पोजेसिव होते हैं और इतने ऑब्सेस्ड होते हैं इनके साथ जी। और जो अच्छी बात भी है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड पिछले कई सालों से वैल्यू कैरी करने का एक बहुत अच्छा मीडियम या जिसे हम माध्यम कहेंगे रहा है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अब हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि कैसे बिटकॉइन को बनाया गया, कैसे प्रॉपर्टी, शेयर, एफडी या पैसा या गोल्ड, तीनों को मिला के उनकी खासियतों को रखा गया और उनकी कमियों को, खामियों को निकाला गया। अब चूंकि हम लोग गोल्ड को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा जुनून है हमारे अंदर गोल्ड को लेके, तो हम एक डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे आज कि क्या गोल्ड बेटर है या बिटकॉइन बेटर है, या गोल्ड ही ठीक है और बिटकॉइन भी एक एसेट हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक रेशो समझेंगे। आज हम यहाँ एक नई रेशो इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन रेशो। ओके, कि किसी चीज का कितना स्टॉक इस टाइम अवेलेबल है और कितना और नया प्रोड्यूस हो रहा है।
अब इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिए हम सबसे पहले अपने पिछले एपिसोड में चलते हैं, जहां हमने, आपको याद होगा, डिस्कस किया था कि किसी समय में सी शेल, सिपियों को एज अ मीडियम ऑफ मनी यूज किया जाता था, पैसे का माध्यम यूज किया जाता था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसको बंद क्यों किया गया। देखिए हुआ क्या, जब हमारी पुरानी सभ्यता, हमसे बहुत पुराने लोग 1000-2000 साल पहले उन चीज़ों को यूज़ करते थे, तो उनके पास बहुत साधन नहीं थे, तो सी शोर, जो सी का किनारा होता था, वहाँ से जो सिपियाँ निकलती थी वही वो यूज़ करते थे और वही उनका वैल्यू का एक माध्यम बनता था। लेकिन ओवर द पीरियड जैसे जैसे इनमें तरक्की होती गई, तो किसी ने एक, मान लीजिए, नाव बना ली। नाव बनाने के बाद वो समुद्र में दूर तक जाने लग गया। दूर तक जाने के बाद वो और ज्यादा सी शेल निकालने लग गया जी। तो इसका मतलब सी शेल की सप्लाई बढ़ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और बंदा आया, उसने और तेज नाव बना ली, वो और ज्यादा डीप समुद्र में जाने लग गया, वो और ज्यादा सी शेल लेके आने लग गया। तो जितना इन्वेंट्री सी शेल का, सिपियों का अवेलेबल होता था, उससे भी ज्यादा जो है मार्केट में आने लग गया। तो जो सिपियों का, सी शेल का जो सिस्टम था वो इनएफिशिएंट हो गया। तो उसको बदल करके इन्होंने, अब ये सिस्टम इनएफिशिएंट हो गया है, अब इस सिस्टम में खामियां आ गई। हाँ, मतलब जो ज्यादा निकाल लेगा, जिसके पास ज्यादा सिपियां आ गई वो, एब्सोल्युटली। तो मान लीजिए 10,000 सिप्पी सिस्टम में चल रही थी और उसके बाद 10,000 सिपियां या सी शेल हर साल और नए आने लगे, तो वो सिपियों की, सी शेल की जो वैल्यू थी वो खत्म होने लगी, है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि इन्वेंट्री, मान लीजिए उस सी शेल की 10,000 थी, हर साल 10,000 सी शेल और आने लग गए, तो इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन रेशो कितना हो गया, 10,000 सिप्पी पे 10,000 सिप्पी और आ गई, तो 100% इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन रेशो हो गया। तो उस वजह से जो है सी शेल सिस्टम जो है वो फेल हो गया। फिर उसके बाद जो है गोल्ड के भी कॉइन आए, आपका सिल्वर के भी कॉइन आए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन गोल्ड का क्या है। तो इसके लिए एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल नाम की एक संस्था है जी, जो गोल्ड से रिलेटेड डेटा रखती है। उसकी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि 2019 के एंड तक इस पूरे वर्ल्ड में जो उनका कैलकुलेशन है, जो कि ऑलमोस्ट सही होगा, एस्टिमेटेड है लेकिन ऑलमोस्ट सही होगा, क्योंकि वही एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है जो इसका हिसाब रखते हैं। तो उस टाइम रफली 1.97 टन, 1.97 लाख टन, या एग्जैक्ट मैं फिगर की बात करूं तो 1,97,576, 1,97,576 टन गोल्ड जो है अबव द अर्थ है, अबव ग्राउंड स्टॉक है, यानी कि जो जमीन से निकला चुका है। मतलब माइन हो चुका है। हाँ। और वही हमें यह भी बताते हैं कि हर साल रफली 2,500 से 3,000 टन नया गोल्ड माइन होता है। तो अगर हम इसकी रेशो की बात करें तो 3,000 को डिवाइडेड बाय 1.97 लाख करें तो ये जो हमारी रेशो निकलती है, ये निकलती है रफली 1.5%। तो गोल्ड ने वैल्यू क्यों होल्ड किया हुआ है? क्योंकि इसका इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन रेशो 1.5% है। जो नया गोल्ड बनता है वो रफली पिछली इन्वेंट्री का 1.5% होता है, यानी कि इसका प्रोडक्शन कम है, तो इसकी वैल्यू अभी तक बनी हुई है। अब इसको हम जब बात करते हैं बीटीसी, बिटकॉइन के साथ कंपैरिजन की जी, तो गोल्ड का जो इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन रेशो है वो है 1.5%, 1.5%। और बिटकॉइन का इन्वेंट्री प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये रफली आज के टाइम में ये आपका बैठेगा 1.75%। अब वो कैसे बैठेगा, थोड़ा सा हम इसके लिए टेक्निकल में जाएंगे। बिटकॉइन में एक टर्म होती है जिसे हम हाल्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाल्विंग। थोड़ा सा इसको और खोल के दर्शकों को बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ टर्म्स आ रहे हैं जैसे इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन, अभी हाल्विंग हमने, तो क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो मतलब ऐसे शब्दों, मतलब उनके लिए नया ये शब्द है, तो मैं चाहूंगा कि इन शब्दों को और खोलते हुए और
बारीकी में जाके हमें लगता है कि बताने की आवश्यकता है। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी। तो अभी हमने डिस्कस किया एक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जैसे आप जानते हो ये स्टॉक है जो ऑलरेडी किसी भी चीज का अवेलेबल है जी, और प्रोडक्शन क्या है जो नया बन रहा है। जी, जी। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं हाल्विंग टर्म। हाल्विंग टर्म क्या है? 2008 में बिटकॉइन को कंसेप्चुलाइज किया गया कि 2008 में सोचा गया कि बिटकॉइन बनेगा और 2009 में इसको सर्कुलेट करना शुरू किया गया। तो अब थोड़ा सा हम फिर टेक्निकल में जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, ये आपको पता है कि 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन माइन होने हैं। अब वो माइन कैसे होते हैं? जब आप इसमें एक कंप्यूटर में कुछ आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं जो कि बहुत स्पीड से करनी होती हैं। तो वो जब आप उसे हम माइनिंग बोलते हैं। वो जैसे ही आप वो कैलकुलेशंस करते हो उसके रिवॉर्ड में, उसके जो आप वहाँ मेहनत करते हो, जो आपका कंप्यूटर मेहनत कर रहा है, आपकी बिजली लग रही है, उसके रिवॉर्ड में आपको बिटकॉइन एज अ प्राइस मिलते हैं या एज ए आपकी कॉस्ट मिलते हैं। तो अब अगर हम बात करें 2009 में जब ये शुरू हुआ तो रफली जो भी ये लोग मेहनत कर रहे थे उनको हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन मिलते थे। ठीक है। फिर 4 साल बीतने के बाद, अब ये चीज व्हाइट पेपर में लिखी हुई है कि हर 4 साल बीतने के बाद हम इनकी मेहनत को अदा करते जाएंगे। कैसे करते जाएंगे? 2009 में हर 10 मिनट की मेहनत पे इनको 50 बिटकॉइन मिलते थे। 2013 में ये 25 मिलने लग गए। 2017 में ये फिर हाफ होके 12.50 रह गए। यानी कि उनकी जो वो वर्क करते हैं, माइनिंग करते हैं, उसके प्राइस को कम करते जा रहे हैं। 50% से सीधा कम कर दिया जाता है। तो इसका रफली मतलब क्या हो गया कि हम इसकी सप्लाई जो कि 2 करोड़ 10 लाख होनी है, उस सप्लाई के फ्लो को भी कम करते जा रहे हैं। ये रीजन है कि 2140 आज से रफली 100 साल बाद, रफली 100 साल बाद लास्ट बिटकॉइन माइन होगा। तो 2020 एक और हाल्विंग ईयर था जिसमें 12.5% से जो है इसको 6.25% कर दिया गया। अब 6.25% से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो जो इसकी रेशो निकलती है, इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन रेशो, वो निकलती है 1.75%, स्लाइटली मोर देन गोल्ड। लेकिन जब 2024 आएगा तो ये जो हाल्विंग होने के बाद, क्योंकि 2020 के बाद 4 साल 2024 में पूरे हो जाएंगे, तो ये फिर हाफ हो जाएगा। तो ये जो हर 10 मिनट की उनकी मेहनत के बदले में जो बिटकॉइन मिलते हैं वो 3.125 हो जाएंगे। हाँ जी। तो उस टाइम इसकी जो रेशो है, इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन रेशो हो जाएगी 0.85। तो ये गोल्ड से बहुत कम, गोल्ड की अभी भी 1.5% रहेगी, लेकिन 2024 में ये 0.85% हो जाएगी। फिर 2028 में जब नेक्स्ट हाल्विंग आएगी तो हर 10 मिनट पे जो बिटकॉइन माइन होंगे वो होंगे 1.5625। तो उस टाइम जो रेशो है ये 0.42% हो जाएगी। तो बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और उस सप्लाई का जो फ्लो है वो भी डिफ्लेशनरी है, मतलब वो ओवर द पीरियड कम होता जाएगा। जी। इसीलिए लास्ट बिटकॉइन 2140 में माइन होगा, क्योंकि हर अगले 4 साल बाद आपको उसका हाल्विंग कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पहली जो सुपीरियरिटी निकलती है बिटकॉइन की वो है इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन रेशो, जो कि गोल्ड की तो वही 1.5% रहेगी, लेकिन बिटकॉइन की कम होती जाएगी। और दूसरा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जमीन के अंदर अभी गोल्ड का कितना और स्टॉक है, वो किसी को भी नहीं पता, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को भी नहीं पता। तो इसकी कितनी सप्लाई होगी ये हमें नहीं पता। लेकिन बिटकॉइन की कितनी सप्लाई होगी ये हमें पता है कि ये 2 करोड़ 10 लाख होगी। इससे ज्यादा इसको आप नहीं बना पाओगे, आप कुछ भी कर लो, 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बिटकॉइन नहीं आ पाएंगे मार्केट में। तो अगर इस सिनेरियो से इसको हम देखते हैं तो गोल्ड के मुकाबले बिटकॉइन 21 क्या 41 बैठता है। सर एक सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि गोल्ड जो है अभी और कितना माइन होगा ये हमें नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, इवन गोल्ड काउंसिल वाले को ही नहीं पता। ठीक है। दूसरी बात ये आपने बताया कि
ये एक हमने फाइनलाइज्ड कर दिया है, हमने तय कर दिया है कि भाई बिटकॉइन इतना होगा, तो ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। तो ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होने के कारण क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, मतलब अगर हम जान रहे हैं कि बिटकॉइन के इतने आएंगे और गोल्ड में भाई क्या आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता है, बिल्कुल। तो इसके क्या फायदे हैं? अगर बिटकॉइन के बारे में हमको पता है कि इसका फ्यूचर क्या है और कितने आने वाले हैं, तो इसके क्या फायदे हैं, इन्वेस्टर्स को इससे क्या होने वाला है? एग्जैक्टली हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आप एक चीज़ को इस तरह समझिए कि किसी चीज़ की कितनी सप्लाई अवेलेबल है जी, वो आपको पता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, या जिसकी सप्लाई अननोन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। आज हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि ओवर द पीरियड माइन मिलती रहती हैं। जैसे आप जानते हैं पेपर में भी आता है कि ये गोल्ड माइन मिल गई, इसमें इतना गोल्ड रिजर्व है, ये गोल्ड माइन मिल गई, इसमें इतना गोल्ड रिजर्व है। तो ये कितना आएगा हमें नहीं पता। और हम भारतीयों में एक ऑब्सेशन है गोल्ड को लेके, जैसे हम जानते हैं, तो हमने उसको वैल्यू कैरी करने का बेसिकली ओनली सिस्टम समझ लिया है, गोल्ड, है ना। हमने समझ लिया कि यार गोल्ड मतलब वैल्यू, और पीढ़ियों से हम उसको कैरी करते आ रहे हैं जी। तो ये कॉन्सेप्ट को हमारे दिमाग से निकालना थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे बाप दादा परदादा के टाइम से हम गोल्ड को वैल्यू देते आ रहे हैं। तो आज हमें उसको नकारने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मतलब गोल्ड एक तरीके से कल्चर का पार्ट हो गया है, कल्चर का पार्ट हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड एक मेटल है जो हम हर बार डिस्कस करते हैं, जिसकी एक खासियत ये है कि इसको वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया गया है। दूसरी इसकी खासियत ये है कि इसकी इन्वेंट्री टू प्रोडक्शन 1.5% है। और तीसरी इसमें जो एक और खासियत मैं आपको बताऊंगा, गोल्ड में कभी रस्ट नहीं लगता। आप उसको 10,000 साल तक छोड़ दोगे, उसमें रस्ट नहीं लगेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा, वो एंटी रस्ट है। तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गोल्ड की जो इसको पिछले हजारों सालों से वैल्यू देती आई हैं, जो इसको एज ए मीडियम ऑफ वैल्यू हम मानते आए हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा दिमाग से निकालने में हमें परेशानी आएगी। तो यहाँ हमने ये चीज़ एक डिस्कस करी। दूसरा, अब हम बात करते हैं गोल्ड की कैरिंग कॉस्ट। मान लीजिए आप गोल्ड लेके आते हैं तो उसको आपको संभाल के भी रखना पड़ता है, सिक्योरिटी, नेचुरल सी बात है, सिक्योरिटी आपको उसकी रखनी पड़ती है। थेफ्ट इशू होता है, मान लीजिए आप ले आए, वो अगर चोरी हो गया तो वो दिक्कत है आपके लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिटकॉइन में थोड़ी कम है। अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं तो वो आपसे कोई नहीं निकलवा सकता। लेकिन बिटकॉइन आपसे गोल्ड अगर आपकी बात करें तो कोई आपसे थेफ्ट भी कर सकता है, और प्लस उसको कैरी करने की भी आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जी। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जैसे आपने बताया कि गोल्ड को लोग थेफ्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है इसके साथ। जी। आपने बताया कि बिटकॉइन के साथ जो पॉजिटिविटी है कि भाई इसका आईडी और पासवर्ड है। तो सर, इस आईडी और पासवर्ड को तो हैकर्स हैक भी तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब ये फिर आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो अब मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, तो ये इस सिस्टम को उन्होंने इतना स्ट्रांगली बिल्ड किया गया है कि यहाँ आपको पिछले 2009 जब से ये आया है, सिंगल सिस्टम भी हैकिंग का नहीं मिलेगा, सिंगल केस ऑफ हैकिंग आपको इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको इतने ज़बरदस्त, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इस सिस्टम को हैक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और 2009 से लेके आज तक 12 साल हो गए हैं, तो बहुत दुनिया में बहुत बड़े बड़े हैकर्स आए हैं जिन्होंने आपका पेंटागन का वेबसाइट भी हैक कर दिया, जिन्होंने हमारी भारतीय सरकार की कुछ वेबसाइटों को भी हैक कर दिया। तो इस तरह की बिटकॉइन को हैक करने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन आपको मैं यहाँ बता दूं कि उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। आज तक बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम है जिसको वो हैक नहीं कर पाए।
जी, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करने वालों के लिए, जो क्रिप्टो मार्केट में आने वाले हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है ये। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये एक तरह से आपका सेफ्टी भी है। जी हाँ। अब इसमें हम जो यूज़र आईडी पासवर्ड की बात करते हैं, उसमें इसको स्टोर करने का, जो बिटकॉइन के बारे में थोड़ी और ज़्यादा जानकारी रखते हैं उनको पता होगा, बिटकॉइन दो तरीके से स्टोर होता है। एक तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड याद रखते हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज में वो स्टोर हुआ है। एक आप कहते हो कि नहीं भाई मेरे को स्टॉक एक्सचेंज में भी, सॉरी क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करते हैं, तो हाँ, तो हम कहते हैं कि मैं इसको क्रिप्टो एक्सचेंज में सेफ, मैं इसको नहीं मानता हूँ, तो उसको आप कोल्ड स्टोरेज में डाल सकते हो। कोल्ड स्टोरेज, तो जो आपका क्रिप्टो एक्सचेंज में पड़ा हुआ है बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो एसेट, उसको हम बोलते हैं हॉट स्टोरेज। अब हम यहाँ एक नया टर्म और सीखेंगे, हॉट स्टोरेज। और एक कुछ ऐसी पेन ड्राइव स्टाइल का एक वो आते हैं मार्केट में, आप अपना एसेट क्रिप्टो एक्सचेंज से निकाल के उसमें डाल सकते हैं। जी। तो उसमें फिर एक प्राइवेट की होती है। अब आपको यूजर आईडी पासवर्ड याद नहीं रखना है, अब आपको प्राइवेट की याद रखनी है। अगर वो प्राइवेट की आपके पास है तो आप उस एसेट के ओनर हैं। जैसे एक नोट है, वो जिसके हाथ में है वो उसका है, उसी तरह क्रिप्टो जो एसेट होती है, बिटकॉइन जो होता है, उसका प्राइवेट की जिसके पास है वो बिटकॉइन उसका माना जाता है। जी। तो अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज पे भरोसा नहीं करते हैं तो आप उसको कोल्ड स्टोरेज में, यानी कि वो जो पेन ड्राइव टाइप का होता है, उसमें आप रख सकते हैं। जैसे गोल्ड को लोग लॉकर में रखते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे उसी ही तरीके से आप इसको उसमें कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो उस केस में आपका एसेट कोई भी नहीं चुरा पाएगा, अनटिल अनलेस आप अपना जो है प्राइवेट की लूज नहीं करते हैं। तो अब हम वापस आते हैं गोल्ड और बिटकॉइन के कंपैरिजन पे। तो कुछ चीजें हमने डिस्कस करी ऑलरेडी। एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगा कि गोल्ड को, जिसे हम एज अ वैल्यू कैरी करने का एक मीडियम समझते हैं, एक माध्यम समझते हैं, तो अब 2009 में बिटकॉइन आया था। 2009 में ही हम 2009 का हम गोल्ड रेट लेते हैं, जो रफली मैंने निकाला था। तो 2009 में जो गोल्ड रेट था वो था 14,500 रुपये पर 10 ग्राम। हाँ जी। 2009 में ये रेट था, और आज 2021 चल रहा है, और आज का रेट रफली 46,637 रुपीज़ है। तो पिछले 12 साल में आपका जो गोल्ड की वैल्यू में अप्रिसिएशन हुआ है वो है 32,137 रुपये, 32,137 रुपीज़। क्षमा करें, जो 2009 के कॉस्ट प्राइस पे 221% का गेन बनता है। यानी कि आपका एसेट, मैं कहता हूँ और इसमें जोड़ लो 250-300% से आपका एसेट्स जो गोल्ड है वो ग्रो किया है। जी। हो सकता है मेरी 2009 की फिगर गलत भी हो, हम इसको उठा के 500% कर देते हैं कि 2009 से लेके 2021 तक मेरा एसेट जो है वो 500% ग्रो किया है गोल्ड में। अब हम बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन जब 2009 में लॉन्च किया गया, इसका लॉन्चिंग प्राइस 0.0008 US$ था। कितने जीरोस हो गए सर? 0.008। अब इसको आप रफली 77 से मल्टीप्लाई कर लें, आपको INR में रेट मिल जाएगा जी। अब 2009 में जो रेट था वो 0.0008 था, और 2021 में आज हम बैठे हैं, और आज इसका एक्सचेंज में रफली जो प्राइस आ रहा है 55,000 USD आ रहा है, एन इंक्रीज ऑफ 54,999.99 USD। और अगर जब आप इसको परसेंटेज में निकालने बैठेंगे, आपका कैलकुलेटर परसेंटेज निकालने से मना कर देगा। लेकिन मैं जो इसको थोड़ा मैंने देखा तो ये रफली 68 करोड़ % के आसपास इसमें गेन बनता है। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले तो हम एक डिस्क्लेमर आप लोगों को ये देना चाहेंगे जी कि हम लोग कोई सेबी ऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, है ना। तो आप हमारी कोई भी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना रिसर्च भी करें सर, या अपना रिसर्च ही करें। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा कि जो व्यक्ति, जो हमारे दर्शक हैं, अगर वो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और वो करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट को आगे प्रोसेस में लाना चाहते हैं,
तो उनके लिए जैसे अभी तो हम यहाँ बेसिक कंसेप्ट्स और ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं जो लोगों को जानने चाहिए। जी जी। बट अभी मार्केट का क्या सीन है, यहाँ क्या कैसे क्या करना चाहिए, इन बारीकियों को अगर आपसे इंडिविजुअली लोग जानना चाहें तो उसके लिए हमारे दर्शक क्या करें? जी, तो इसमें यहाँ हम फिर यही कहना चाहेंगे कि हम आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देंगे। आपको अपना रिसर्च करना है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन यहाँ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका हमने ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उस पर अपना क्लिक करेंगे तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर जाएंगे। तो वहाँ हमारे पास ऑलरेडी मेंबर्स भी हैं, आप उनका भी पार्ट बन जाएंगे जी। और वहाँ हम ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जो हमें यहाँ डिस्कस करने में अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी। तो मैं अपने दर्शकों को बताते चलूँ कि सर के द्वारा एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहाँ आप अपने सवालों को लेकर, ट्रेडिंग से जुड़ी हुई सवालों को लेकर सर के साथ आप बात कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी परेशानी हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो, बिना कोई झिझक के आप सर के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे जहां हमारे डिस्क्रिप्शन, जो यूट्यूब लिंक का जो डिस्क्रिप्शन होगा, इसमें मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां आप जाके आप इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, इसके मेंबर बन सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं नए सवाल के साथ।